हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देखे होंगे, प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 4 एक नया बुक आया है। उस बुक से आज हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 1। आज का जो हमारा कट ऑफ रहने वाला है वो है कट ऑफ 68। ये जो है वो बॉयज़ का जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है। गर्ल्स का कट ऑफ आप इसे थोड़ा कम एज्यूम कर सकते हैं। इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो आप वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं या पढ़ेगा इंडिया, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन बिहार कहाँ बनवाई थी? तो ये बनवाए थे सारनाथ में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में। धर्मचक्र जिन बिहार मंदिर जो था वो कुमार देवी का निजी मंदिर था। साथ ही साथ बिहार से कुछ और मंदिर याद रखिएगा, जैसे कि विष्णुपद मंदिर जो कि बोध गया बिहार में स्थित है, जिसका जीर्णोद्धार जो है वो रानी अहिल्याबाई ने करवाई थी। साथ ही साथ याद रखिएगा राजगृह जो कि राजगीर के नाम से जाना जाता है, जो कि नालंदा जिले में अवस्थित है, जहाँ की विश्व शांति स्तूप की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? यह पूछ रहा है। वैशाली किए थे, कपिल वस्तु भी किए थे, कौशाम्बी भी किए थे, उज्जैनी यानी कि उज्जैन की यात्रा जो है वो बुद्ध ने नहीं किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उज्जैन। उज्जैन जो है वो भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है, जो कि शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और जो 12 ज्योतिर्लिंग आप लोग पढ़े होंगे उसमें से एक जो महाकाल है भगवान शिव का, जो वो उज्जैन में ही स्थित है। वहीं अगर महात्मा बुद्ध की बात करते हैं तो बुद्ध का जन्म जो है वो 563 ईस्वी में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और एक आप बुद्ध से याद रखिएगा नाम अलार कलाम। अलार कलाम जो थे, इन्हीं से ही बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी, मतलब ये बुद्ध के प्रथम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है वैदिक नदी कुंभा का स्थान निर्धारित होना चाहिए। तो कुभा का स्थान जो है वो अफगानिस्तान में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान में। देखिए कुभा जो है वो एक वैदिक कालीन नदी है, जिसका आधुनिक नाम है काबुल, और फिर यही काबुल नदी के नाम पर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल का नाम पड़ा है। क्लियर है? देखिए ऋग्वेद में अगर हम लोग बात करते हैं तो ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक बार उल्लेख जो है वो सिंधु नदी का किया गया है, और सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती नदी को माना गया है। वहीं गंगा का ऋग्वेद में 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है। कुछ ऋग्वैदिक नदियों के नाम और उसके आधुनिक नाम जो हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कुभा का काबुल, बितस्ता का झेलम, परूसनी का रावी, बिपाशा का ब्यास, सदानीरा का गंडक, ये सब उसके कुछ आधुनिक नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस शिलालेख या अभिलेख में अशोक जो है वो बौद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? तो यह जो है वो भाब्रू लघु शिलालेख में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो भाब्रू शिलालेख जो है वो पाली भाषा में लिखी गई है, और यह शिलालेख जो है वो सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेने की पुष्टि भी करता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं भाब्रू शिलालेख की, तो यह जो है वो 1837 ईस्वी में जयपुर में एक जगह है विराटनगर, ठीक है, वहीं पास एक गांव का नाम है भाबरू गांव, वहीं से इस शिलालेख की जो है वो खोज की गई थी। और यह जो है शिलालेख है वो वर्तमान में कोलकाता के संग्रहालय में रखा गया है। एक और चीज़ याद रखिएगा भाबरू लघु शिलालेख से, भाबरू अभिलेख को कलकत्ता बैराट लघु शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि वह शासक जिसने साहित्य और कला के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया, यह बात कर रहा है परमार भोज की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा भोज या परमार भोज। यह जो थे वो पवार वंश के 9वें राजा थे, और इन्होंने ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बसाया था। वहीं अगर हम लोग और ऑप्शंस की बात करते हैं, अगर धर्मपाल की बात करते हैं तो धर्मपाल से याद रखिएगा इसने विक्रमशिला महावीर की स्थापना किया था। और अगर मिहिर भोज की बात करते हैं तो मिहिर भोज जो था वो गुर्जर प्रतिहार राजवंश का राजा था, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्सों में लगभग 49 वर्षों तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो चोलों के सिक्के पर उत्कीर्ण नहीं है? देखिए चोल वंश की अगर बात करते हैं तो उसके संस्थापक का नाम था विजयालाल, और उसकी राजधानी थी तंजौर, ठीक है, जिसमें मत्स्य ये था, मेनली रूप से मछली वहाँ उसके सिक्कों पर था, धनुष भी था, चीता भी था, हाथी नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि सुप्रसिद्ध कृति जो है तबकात ए अकबरी की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो तबकात ए अकबरी की रचना जो है वो निजामुद्दीन अहमद के द्वारा किया गया था फारसी भाषा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। ये जो ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद जो था वो इस ग्रंथ में अकबर के शासनकालों का इतिहास लिखा है। वहीं अगर हम लोग और ऑप्शंस अबुल फजल की बात करते हैं तो अबुल फजल से याद रखिएगा इसने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण में बहमनी राज का संस्थापक कौन था? तो बहमनी राज का संस्थापक था हसन गंगू और 1347 में बहमनी राज की स्थापना की गई है। और यह जो था हसन गंगू, ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हसन गंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिराजुद्दौला जो था वो लॉर्ड क्लाइव से किस युद्ध में पराजित होता है? तो सिराजुद्दौला जो है वो लॉर्ड क्लाइव से पलासी के युद्ध में पराजित होता है, जो कि होता है 23 जून 1757 को। उसमें अंग्रेज का सेनापति रहता है रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब रहते हैं सिराजुद्दौला। इन दोनों के बीच युद्ध होता है जिसमें बंगाल का नवाब जो सिराजुद्दौला रहता है वो अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण हार जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पलासी का युद्ध। वहीं अगर और ऑप्शंस की बात करते हैं तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। हेक्टर मुनरो उसमें था अंग्रेज सेनापति। मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था, जिसमें भी अंग्रेज जो है वो विजयी हुए थे। वहीं अगर हम लोग बॉन्डीवास की युद्ध की बात करते हैं तो बॉन्डीवास का युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1760 को। यह युद्ध जो है वो ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच हुआ था, जिसमें ब्रिटिश सेनाओं की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 का खिताब जो है वो किस देश ने जीता है? तो इसका खिताब जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीता है न्यूजीलैंड को हराकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया जीता है। आगे कह रहा है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला अंतिम पश्चिमी यूरोपीय देश जो है वो कौन बना है? तो वो बना है स्विट्जरलैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस किसान ने सदाबहार नामक आम की नई किस्म को विकसित किया है? तो यह किस किसान ने किया है? उनका नाम है श्री किशन सुमन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, श्री किशन सुमन। आगे कह रहा है कि किस राज्य की जुडीमा राइस बाइन जो है उसको जीआई टैग दिया गया है? तो जुडीमा राइस बाइन है असम का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। असम के कुछ प्रोडक्ट एक और नाम याद रखिएगा जिसको जीआई टैग दिया गया है, वो है तेजपुर लीची। तेजपुर लीची को भी असम का एक प्रोडक्ट है जिसको कि जीआई टैग दिया गया है। वहीं भारत का पहला जीआई टैग जो है वो दार्जिलिंग की चाय को 2004-05 में दिया गया है और जीआई टैग जो पंजीकरण होता है वो 10 वर्षों तक मान्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विराट कोहली। ध्यान रखिएगा अभी T20 क्रिकेट से विराट कोहली ने हाल ही में अपनी कप्तानी जो है वो छोड़ दी है और रोहित शर्मा को नया कप्तान बनाया गया है। और साथ ही साथ रवि शास्त्री का टेन्योर पूरा होने के बाद बीसीसीआई ने राहुल द्रविड़ को नया हेड कोच जो है वो नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित किया है? तो किया था तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग जो है वो सीधी कार्यवाही दिवस मनाया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 16 अगस्त 1946। और उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी और बंगाल का मुख्यमंत्री था सुहारवर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है, यह आपको बताना है। देखिए अगर क्रिप्स मिशन की बात करते हैं तो यह बात कब की है? मार्च 1942 की बात है। साइमन कमीशन की बात करते हैं तो यह नवंबर 1927 की बात है। गांधी इरविन समझौता की बात कीजिएगा तो 5 मार्च 1931 और देश का विभाजन तो 1947 में हुआ ही था। इसको अगर आप सही से अरेंज कीजिएगा तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न आंदोलनों का सही कालानुक्रम क्या है, यह आपको बताना है। सबने अवज्ञा आंदोलन कब? 1930। असहयोग आंदोलन कब? 1920। खिलाफत आंदोलन कब? 1919-1922। भारत छोड़ो आंदोलन कब? 1942। इसको अगर आप सही से अरेंज कीजिएगा तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि 1765 में इलाहाबाद की संधि जो है वो किन के मध्य हुई थी। देखिए इलाहाबाद की दो संधियां हुई थी, एक इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ पहला संधि करता है और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ दूसरी संधि करता है। और इसी संधि के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत की राजनीतिक एवं वित्तीय व्यवस्था में दखल देने का अधिकार भी मिल जाता है। शाह आलम द्वितीय जो है वो इस संधि के द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा भू राजस्व वसूल करने का अधिकार जो है वो सौंप दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम, रॉबर्ट क्लाइव और शुजा-उद-दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस मौलवी ने 1857 की क्रांति को जिहाद धर्म युद्ध की संज्ञा दिया था। यह बात कर रहा है मौलवी अहमदुल्ला शाह, जो कि फैजाबाद में नेतृत्व किए थे 1857 की क्रांति का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। इसलिए देखिए मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे वो भारतीय विद्रोह के एक प्रमुख व्यक्ति थे, इसीलिए इनको 1857 के विद्रोह का लाइट हाउस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि करेबा अच्छी तरह से जाने जाते हैं। तो करेबा जो है वो केसर की कृषि के लिए जाना जाता है। ये एक प्रकार का मिट्टी होता है, करेबा मिट्टी होता है जो कि केसर के कृषि के लिए बहुत होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टी, केसर की कृषि के लिए। वहीं करेबा की बात कीजिएगा तो ये जनरली जो है वो जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणियों के पासवों में 1500 से लेकर 1800 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाला छीलिए निक्षेपों की मिट्टी जो है उसी को करेबा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ केसर की अगर बात की गई है तो ध्यान रखिएगा भारत में सबसे ज़्यादा केसर जो है वो खेती जम्मू कश्मीर में होती है और भारत से बाहर भी इसकी खेती जो है वो ईरान, स्पेन, चाइना ये सब देशों में केसर की खेती जो है वो की जाती है। आगे कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों का पहचान कीजिए। पृथ्वी का घूर्णन, हाँ बिल्कुल ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उसके बाद कह रहा पृथ्वी का परिक्रमण, सॉरी पृथ्वी का घूर्णन कह रहा सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए, तो पृथ्वी का घूर्णन नहीं है, पृथ्वी का परिक्रमण, हाँ पृथ्वी का परिक्रमण है। क्योंकि देखिए परिक्रमण यानी रिवोल्यूशन जो है वो पृथ्वी की एक वार्षिक गति है जिसमें पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय मार्ग पर परिक्रमा करती है। फिर कह रहा है कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव, हाँ ये भी है, पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और पृथ्वी का अक्ष जो है वो पृथ्वी की कक्षा तल से 66.5 डिग्री पर झुका हुआ है। फिर कह रहा है सूर्य का घूर्णन, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यानी दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सागर तल पर वातावरण द्वारा कितना दबाव डाला जाता है। तो सागर तल पर वातावरण के द्वारा लगभग 1013.25 मिली बार दबाव डाला जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1013.25 मिली बार। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं वायु दाब की, तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब जब तापमान बढ़ेगा तो वायु दाब घटेगा, ऊंचाई बढ़ेगा तो वायु दाब घटेगा। सामान्यतः निम्न अक्षांशों में वायु दाब कम होता है और उच्च अक्षांशों में अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत करता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत जो है वो उष्ण कटिबंधीय पूर्वी धाराएं करती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उष्ण कटिबंधीय पूर्वी धाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा लेह और इस्पात संयंत्र जो है वो जर्मन सहयोग से स्थापित किया गया था। तो वो किया गया था HSL राउरकेला जो कि उड़ीसा में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, HSL मतलब कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात कीजिएगा ना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था, 56 से लेकर 61 तक था और इसके दौरान भारत में विदेशी तकनीक की सहायता से 3 लौह इस्पात कारखाने जो हैं वो स्थापित किया गया था। फिर तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात कीजिएगा मतलब 61 से लेकर 66 के दौरान, तो इसमें रूस के सहयोग से बोकारो में एक लौह इस्पात कारखाना जो है वो स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा राज्य जो है वो थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक है केरल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल से एक चीज़ और याद रखिएगा वो है प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो केरल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूरिया अमोनिया उत्पादक क्रिप्टो संयंत्र जो है वो आधारित है। तो यह जो क्रिसिको संयंत्र है ये जनरली क्रिस्को भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड को क्रिस्को कहा जाता है। यह भारत की एक सहकारी संस्था है जो कि मुख्यतः उर्वरक फर्टिलाइजर्स में यूरिया का निर्माण करती है। इसका स्थापना जो है वो 1980 में और इसका मुख्यालय जो है वो यूपी में है, ठीक है, नोएडा में इसका मुख्यालय है।
और यह जो है वो मुख्यतः गैस ऊर्जा पर आधारित होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गैस ऊर्जा पर। देखिए, प्राकृतिक गैसों का लगभग 40% जो भाग है ना, वो रासायनिक खादों के उत्पादन में ही उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यह किसका कथन है कि मुझे पदार्थ दो और मैं इसे पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा। ये एक्चुअली ये कथन था इमैनुअल कांट का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट की बात कीजिएगा तो यह एक जर्मन वैज्ञानिक और एक नीति शास्त्र और दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खगोलविदों के अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की लगभग कुल संख्या कितनी है। तो देखिए, लगभग कुल संख्या जो है वो 100 से 200 अरब है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 100 से 200 अरब। अब देखिए, गैलेक्सी की अगर बात कीजिएगा तो आकाश गंगाओं, जिसको कि गैलेक्सी बोला जाता है, तो जो अनगिनत तारों के समूह होते हैं उसको गैलेक्सी कहा जाता है। और एक गैलेक्सी में लगभग 10⁻11 मिलियन तारे होते हैं। और हमारा जो सौर तंत्र है वो जिस आकाश गंगा या जिस गैलेक्सी में स्थित है उसे मंदाकिनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है वो सही नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि स्लेट बलुआ पत्थर यही नहीं है, स्लेट के साथ सेल होना चाहिए। ठीक है, शिष्ट सेल सुमेलित है, संगमरमर चूना पत्थर सुमेलित है, क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रहों में से किस पर सबसे छोटा दिन होता है। तो सबसे छोटा दिन किस पे होगा, बुध पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बुध पर। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा दिन किस पर होगा, तो सबसे बड़ा दिन होगा शुक्र पर। ठीक है, सबसे छोटा बुध और सबसे बड़ा शुक्र। बुध की बात कीजिएगा तो बुध जो है वो सौर मंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। बुध पर 88 बुध जो है वो 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा जो है वो पूरा कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो भूमिबद्ध यानी लैंडलॉक्ड देश है। तो यह बात कर रहा है हंगरी की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हंगरी जो है वो यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी है बुडापेस्ट। वहीं अगर भूमिबद्ध, जैसा कि अभी मैं आप लोगों को बताया, भू आवेशित देश जो होता है वो होता है जिसकी सीमा जो है वो किसी भी समुद्र या सागर से नहीं मिलती है। वो चारों ओर से अन्य देशों की भौगोलिक सीमाओं से घिरा रहता है। जैसे कि पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा भू आवेशित देश है वो है ताजिकिस्तान। और अगर एशिया महाद्वीप में बात कीजिएगा तो नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, ये सब जो है वो भू आवेशित देश है। हंगरी की बात करते हैं तो हंगरी के चारों ओर से स्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया और स्लोवानिया और ऑस्ट्रिया देश जो है वो है, इसलिए यह जो है वो भूबद्ध देश है। आगे कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आदर्श स्थितियां जो है वो पाई जाती है। तो आदर्श स्थितियां जो है वो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी तटों पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की जो उत्पत्ति है वो ग्रीष्म ऋतु में लगभग 5 डिग्री से लेकर 15 डिग्री अक्षांशों में होती है। इसकी उत्पत्ति जो है वो केवल महासागरों पर होती है। इसकी भ्रमण की दिशा जो है वो पूरब से पश्चिम होती है। तो इसी से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसकी उत्पत्ति जो है वो महासागरों के पश्चिमी तटों पर होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में से सबसे ज़्यादा प्राथमिक उत्पादन किसका है। तो सबसे ज़्यादा प्राथमिक उत्पादन है शैवाल तल और भीतियों का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शैवाल तल और भीतियों का। पारिस्थितिकी तंत्र की बात यहाँ की गई है तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र का जो प्रयोग है शब्द का वो सर्वप्रथम टाउंसले के द्वारा 1935 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा पेट्रोलियम के भंडारण में समृद्ध नहीं है। तो पेट्रोलियम के भंडारण में कौन समृद्ध नहीं है, अल्जीरिया है, मिस्र है, लीबिया है, मोरक्को नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मोरक्को नहीं है। वहीं अगर बात करते हैं तो वेनेजुएला जो है उसके पास तेल का सबसे बड़ा भंडार है। और तेल की बात यहाँ आई है तो एक संगठन याद रखिएगा, ओपेक। ओपेक एक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है जिसकी स्थापना जो है वो 1960 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो वियना, ऑस्ट्रिया में है। आगे कह रहा है जनहित याचिकाओं का संवैधानिक आधार क्या है। तो जनहित याचिकाओं का संवैधानिक आधार जो है वो न्यायिक विवर्धन है, मतलब स्वप्रसार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जनहित याचिका की अगर बात कीजिएगा तो जनहित की याचिकाओं का विचार जो है वो सर्वप्रथम अमेरिका देश में आया था, लेकिन अमेरिका में इसको सामाजिक कार्यवाही याचिका के नाम से जाना जाता है। और भारत में जो जनहित याचिका है वो पीएन भगवती जो एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे उन्होंने प्रारंभ किया था, इसीलिए पीएन भगवती को जनहित याचिका का जनक भी माना जाता है।
जनहित याचिका के अंतर्गत होता क्या है कि भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान किया गया है। इसमें ये होता है कि जो अदालती याचिकाओं से अलग है, ये जो नॉर्मल जो अदालती याचिकाएं हैं उससे अलग है। इसमें यह आवश्यक नहीं किया गया है कि पीड़ित पक्ष जो है वो स्वयं अदालत में जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के लिए एक सदृश नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। शक्तियों पर संवैधानिक प्रतिबंध, हाँ ये दोनों के लिए है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से अपने कार्यों का निष्पादन, ये भी दोनों के लिए है। ना तो संसद और ना ही किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य होना, ये भी दोनों के लिए है। महाभियोग प्रक्रिया, ये दोनों के लिए नहीं है, क्योंकि महाभियोग प्रक्रिया जो है वो भारत के राष्ट्रपति के लिए है, राज्य के राज्यपालों के लिए नहीं है। राष्ट्रपति पर आप लोग पढ़े होंगे कि उन पर अगर संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन होता है तो उन पे किसी भी सदन के द्वारा उन पर महाभियोग लाया जा सकता है, और महाभियोग की प्रक्रिया अगर पूरी हो जाती है तो उस स्थिति से राष्ट्रपति को अपना पद जो है वो त्याग करना होता है। लेकिन राज्यपाल की अगर बात कीजिएगा तो भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी प्रक्रिया का उल्लेख ही नहीं किया गया है, बस उसकी नियुक्ति का उल्लेख किया गया है, जो कि राष्ट्रपति 5 वर्षों की अवधि के लिए करते हैं, परंतु यह राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न अपने पद पे धारण करते हैं, जो कि अनुच्छेद 156 का 1 कहता है। क्लियर है? तो ये सारा चीज़ मैं आप लोगों को पॉलिटी वाले सेक्शन में बता चुका हूँ। कह रहे जिन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है वहाँ विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों का भाग कितना होता है? तो वहाँ विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों जो होते हैं वो कुल सदस्य के 1/6 होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कुल सदस्यों का 1/6 होते हैं। 1/6 सदस्यों का राज्यपाल जो होते हैं वो विधान परिषद के लिए मनोनीत करते हैं, जो कि कला, साहित्य, सामाजिक सेवा और सहकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए हो। विधान परिषद की बात करिएगा तो विधान परिषद जो है वो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या जो है वो उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या जो है वो 40 से भी कम नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक जो है वो राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए? राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव, ये बिल्कुल सही है। दृढ़ दलीय अनुशासन, ये भी सही है। केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता, ये भी सही है। क्षेत्रीय दलों का उदय, ये गलत है, क्योंकि क्षेत्रीय दलों का जितना ज़्यादा उदय होगा या उसका प्रभाव बढ़ेगा, केंद्र की शक्ति उतना ही कम होगी। तो यहाँ पहला, दूसरा और तीसरा सही है, चौथा गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में ग्राम शासन का एक दृष्टांत है, तो स्थानीय स्वशासन का, हाँ ये है। प्रतिनिधि मूलक शासन का, ये भी है। जनवादी लोकतंत्र का नहीं है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर प्रत्यक्ष लोकतंत्र का भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 1 और 2 का है, 3 और 4 जो है वो यहाँ पे गलत है। नहीं, क्या क्वेश्चन कह रहा है? पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में ग्राम शासन एक दृष्टांत है, तो स्थानीय स्वशासन का है और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का है। प्रतिनिधि मूल, ये स्थानीय स्वशासन और प्रत्यक्ष जनवादी लोकतंत्र और प्रतिनिधि मूल शासक का नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। बुक में इसका आंसर गलत दिया होगा। आगे कह रहा है कि भारत का नियंत्रक और महालेखक परीक्षक एक मित्र दार्शनिक और पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है, तो यह जो है वो सार्वजनिक लेखा समिति का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक लेखा समिति का। लोक लेखा समिति में आप लोगों को पता ही होगा कि 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 जो है वो लोकसभा से होते हैं और 7 जो है वो राज्यसभा से होते हैं। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो बजट का सही अर्थ प्रकट करता है? तो बजट का सही अर्थ प्रकट करता है यह अनुमानित व्यय और राजस्व प्राप्ति के उपाय एवं साधनों का ब्यौरा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग पढ़े ही होंगे अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 क्या है? इसके अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष जो कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है, केंद्र सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्ययों का एक विवरण संसद के पटल पर रखना होता है, और इसी वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संवैधानिक शासन का अर्थ है, तो संवैधानिक शासन का अर्थ है संविधान के प्रावधानों के अनुरूप शासन, हाँ ये है। विधि का शासन, ये भी है। नागरिक अधिकार, ये भी है। और सीमित शासन, ये भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ 1, 2, 3, 4 चारों सही है। आगे कह रहा है कि लॉबिंग की कार्यशैली अपनाई जाती है, तो लॉबिंग की कार्यशैली जो है वो दबाव समूहों के द्वारा अपनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दबाव समूहों के द्वारा। अब बात आती है कि आखिर ये लॉबिंग क्या है और ये दबाव समूह क्या है।
तो देखिए ऐसे व्यक्तियों का समूह जिनके हित समान होते हैं, ये ग्रुप अपने हित के लिए शासन तंत्र पर विभिन्न प्रकार से दबाव बनाते हैं, जिसे ही क्या कहा जाता है, लॉबिंग कहा जाता है। और दबाव समूह की अगर बात कीजिएगा तो दबाव समूह एक ऐसा संगठन होता है जो औपचारिक रूप से राजनीतिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, ना ही अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, लेकिन अपने सदस्यों के हितों के प्राप्ति के लिए राजनीतिक को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अध्यात्मक प्रणाली का कार्य सिद्धांत है। तो अध्यात्मक प्रणाली का कार्य सिद्धांत जो है वो शक्तियों का पृथक्करण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शक्तियों का पृथक्करण। देखिए अध्यात्मक शासन प्रणाली से ये तात्पर्य है कि कार्यपालिका जो होगी वो अपनी लोकतांत्रिक वैधता के लिए विधायिका पर निर्भर नहीं रहती है। अध्यात्मक शासन प्रणाली का जो जनक है वो यूएसए है। और भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में शासन की संसदीय प्रणाली का चयन किया गया है, जिसमें सामूहिक उत्तरदायित्व का तत्व जो है वो निहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में इनमें से किसका जो है वो सर्वाधिक ऋणी है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1935 का। सबसे ज़्यादा जो भारत के संविधान के भाग हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। आगे कह रहा है कि भारतीय संदर्भ में लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांत का समर्थक कौन है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैपलर का द्वितीय नियम क्षेत्रीय वेग अचर रहता है निम्न में से किस संरक्षण नियम के तुल्य है। तो यह जो है वो कोणीय संवेग के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कोणीय संवेग के। देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि कैपलर जो थे वो सौर परिवार में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों की गति के संबंधित 3 नियम दिए थे। यहाँ बात कर रहे हैं कैपलर के द्वितीय नियम का। कैपलर का द्वितीय नियम, जिसको कि क्षेत्रीय चाल के नियम के नाम से भी जाना जाता है, वो क्या था द्वितीय नियम? वो ये था कि किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा जो है वो बराबर अंतरालों में बराबर क्षेत्रफल पार करती है। मतलब कि प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय चाल जो है वो नियत रहता है। इसका अर्थ यह हुआ कि ग्रह जब सूर्य से नज़दीक होता है तो उसकी चाल अधिकतम होती है, और जब ग्रह सूर्य से दूर चला जाता है तो ग्रह की चाल जो है वो न्यूनतम होती है। इसी नियम से कोणीय संवेग जो है वो संरक्षित रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कोणीय संवेग। आगे कह रहा है कि एक छोटा ठोस गोल्फ का गेंद जो है वो श्यान द्रव में गिराया जाता है। यह अत्यंत एक समान वेग में चलता है, जो कि कहलाता है, तो यह कहलाता है क्या? सीमांत वेग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सीमांत वेग कहलाता है। देखिए सीमांत गति जो या सीमांत वेग जो होता है वो किसी वस्तु के द्वारा प्राप्त न्यूनतम वेग होता है जब वह वस्तु किसी तरल पदार्थ या हवा के माध्यम से चलती या फिर गिरती है। यदि कोई वस्तु जो है वो द्रव में या तरल में डुबाया जाता है तो तरल की परतों के घर्षण के कारण यह जो है वो एक नियत वेग धारण कर लेता है, और इसी नियत वेग को हम लोग क्या कहते हैं? सीमांत वेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है। व्यक्ति भूमध्य रेखा पर भारहीन महसूस करे, इसके लिए पृथ्वी का एक दिन जो है वो कितना लंबा होना चाहिए। देखिए उपग्रह का जो परिक्रमण काल होता है वो किस चीज़ से डिनोट किया जाता है? उसके लिए एक फार्मूला होता है, t बराबर 2π√r/g और 1+h/r⁻³ ये फार्मूला होता है उपग्रह के परिक्रमण काल का। लेकिन कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर परिक्रमण काल के लिए क्या होना चाहिए? तो भूमध्य रेखा पर परिक्रमण काल के लिए h बराबर 0 होना चाहिए। अब इस इक्वेशन में h की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए तो आपका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक चीज़ और याद रखिएगा, पृथ्वी के वर्तमान घूर्णन गति को अगर 17 गुना बढ़ा दिया जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो 0 हो जाता है और भारहीनता का अनुभव होता है। आगे कह रहा है कि होसोंग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण जो है वो किस देश ने किया है? तो यह किसने किया है? उत्तर कोरिया ने किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 दिल्ली स्थित किस संस्था को दिया गया है? तो यह दिया गया लाइफ एक संस्था है उसको। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शांति के क्षेत्र में 2021 के नोबेल पुरस्कार हेतु नामित मारिया रसा किस देश की हैं? तो देखिए शांति के नोबेल क्षेत्र में किसको किसको दिया गया है? मारिया रेसा जो कि फिलीपींस के हैं और दामित्री मुरातोव जो कि रसिया के हैं। ठीक है, इन दोनों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के उनके प्रयासों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। यहाँ आपसे पूछ रहा है मारिया रसा का, मारिया रेसा जो है वो फिलीपींस के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए,
आगे कह रहा है कि 2021 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार में कितने वैज्ञानिकों को दिया गया है। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वो दिया गया है 11 वैज्ञानिकों को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन जो है वो किस बल्लेबाज ने बनवाए हैं। तो T20 क्रिकेट विश्व कप जो अभी 2021 में हुआ है, जो कि विजेता जिसका ऑस्ट्रेलिया बना है, उसमें जो सर्वाधिक रन है वो बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं उनके द्वारा बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर आजम। कह रहा है आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 38 वाला तत्व जो है वो उपस्थित होगा। 38 में है क्या? 38 किसका एटॉमिक नंबर है? वो है स्ट्रोंटियम का, स्ट्रोंटियम। ठीक है, और यह जो है वो सेकंड ए समूह तथा 5वें आवर्त में उपस्थित रहेगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस्पात को रक्त तप्त ताप से निम्न ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने का प्रक्रम जो है वो क्या कहलाता है। तो उसको एनिलीकरण कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसको किया क्यों जाता है? इसका उद्देश्य जो होता है वो स्टील की कठोरता को कम करना और स्टील में असमान संरचना और आंतरिक तनाव को खत्म करना होता है। आगे कह रहा है H2S2O7 के लिए औद्योगिक नाम क्या है। तो H2S2O7 का औद्योगिक नाम है ओलियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ओलियम जो है वो इसका औद्योगिक नाम है। अच्छा, अगर आपसे इससे पूछ दे कि संरचनात्मक नाम इसका क्या है, तो वो है डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, या फिर पाइरोसल्फ्यूरिक अम्ल। और आईपीसी नेम पूछ दे तब IUPAC नेम जो है इसका है वो है सल्फो हाइड्रोजन सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूत्री विभाजन नहीं होता है। तो सूत्री विभाजन जो है वो जीवाणु में नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु में नहीं हो जाता है। देखिए, कोशिका विभाजन जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है असूत्री विभाजन, एक होता है सूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ आपसे बात कर रहा है सूत्री विभाजन का। तो सूत्री विभाजन वो होता है जिस विभाजन में कायिक कोशिकाओं में होता है तथा इस प्रकार के विभाजन से अनुवांशिक अस्तित्व जो है वो बना रहता है। आगे कह रहा है कि सीप मोती जो है वो किस वर्ग से संबंधित है। तो सीप मोती जो है वो मोलास्का वर्ग से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मोलास्का। मोलास्का समुदाय के जंतु जो हैं वो अधिकांश समुद्री, कुछ लवणीय जल और कुछ नम भूमि पर रहते हैं। मोलास्का के सिर और पाँव को छोड़ दिया जाए तो जंतु का जो संपूर्ण शरीर होता है वो मेंटल नामक आवरण से घिरा हुआ होता है। मोलास्का बर्ड के जंतु का जो रुधिर होता है, ब्लड जो होता है वो सामान्यतः रंगहीन होता है। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल मोलास्का वर्ग के अगर कुछ जीवों के उदाहरण की बात कीजिएगा तो जैसे कि घोंघा, शंख, ऑक्टोपस, काइटन, ये सब जो है वो सब मोलास्का वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उसके पास क्या होने से की जा सकती है। तो कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उसके पास 3 जोड़े टांगे हो जाने से की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। कीट की अगर बात कीजिएगा तो कीट वर्ग जो है वो जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है और कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बीज के अंकुरन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां जो हैं वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो वो 3 परिस्थितियां हैं पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। कह रहा है कि जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन से हैं। तो जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक हैं, एक वंश नाम और दूसरा जाति विशेषण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वंश नाम और जाति विशेषण। वहीं बात करते हैं प्राणी वर्गीकरण की। तो प्राणी वर्गीकरण में जो सबसे बड़ा भाग होता है वो संघ होता है और सबसे छोटा भाग जो होता है वो प्रजाति होता है। क्लियर है? चलिए आगे कह रहा है कि पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शरीर के ताप का नियंत्रण करना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर के ताप का नियंत्रण करना। और पसीने के द्वारा जो शरीर के तापमान को विनियमित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको थर्मोरेगुलेशन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। पसीना जो होता है वो त्वचा में अम्लीयता और वसा के स्तर को बनाए रखने में भी मदद करता है। अब पसीना से जनरली आप लोग एक टर्म सुने होंगे, घमौरी। घमौरी क्या होता है? देखिए, घमौरी जब होता है जब एक्रीन पसीना जो है वो बाहनी कैराटीन प्लग के साथ भरा हुआ हो जाता है और दबाव फैलने से क्या होता है कि पसीने से एपिडर्मिक्स या डर्मिक्स में ही फट जाता है और वही फिर घमौरी का रूप ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह में केवल चालक तंत्रिकाएं यानी मोटर नर्व्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फेशियल, ग्लोसोफेरेंजियल और ट्राइजेमिनल।
देखिए, अगर बात करते हैं तंत्रिका कोशिकाओं की, तो कार्यों के अनुसार तंत्रिका कोशिकाएं जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं, जिसको कि सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं। एक होता है चालक तंत्रिका कोशिकाएं, जो कि मोटर न्यूरॉन्स होता है। और एक होता है मध्यस्थ तंत्रिका कोशिकाएं, जिसको कि इंटर न्यूरॉन्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब ब्रिक जो है वो कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है वो जमा होता है। तो जब ब्रिक जो है वो कार्य करना बंद कर देते हैं तो रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जो है वो जमा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। तो शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग पूछ रहा है यहाँ, तब आपका आंसर हो जाएगा जिगर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। वही अगर आपसे पूछे कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग कौन है, जो समान रूप से भी सबसे बड़ा अंग है, तो वो है त्वचा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से हुए विकार का चयन करें जिससे मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। यह बात कर रहा है पेलाग्रा की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पेलाग्रा। आमतौर पर यह बीमारी जो है वो उन लोगों में अधिक होती है जो कुपोषित होते हैं। और पेलाग्रा रोग होने का मुख्य कारण जो है वो शरीर में विटामिन B3 की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि माल्थस सिद्धांत के मामले में यदि मजदूरी बढ़ती है तो इसका परिणाम क्या होता है। तो इसका परिणाम होता है कि जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या में वृद्धि होगी। माल्थस जो थे उनके अनुसार जीवन स्तर और जनसंख्या जो है वो प्रत्यक्ष और धनात्मक संबंधित है। आगे कह रहा है कि बौद्धिक संपत्ति अधिकार व्यवस्था का प्रबंधन करता है। तो बौद्धिक संपत्ति अधिकार व्यवस्था का प्रबंधन करता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व व्यापार संगठन। देखिए, बौद्धिक संपत्ति की अगर बात कीजिएगा तो यह एक प्रकार की संपत्ति होती है जिसमें कि मानव बुद्धि का अमूर्त सृजन करना और सर्वाधिकार, पेटेंट एवं ट्रेडमार्क को मुख्य रूप से सम्मिलित करना शामिल है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की संस्तुति किया है। तो यह क्या है, सिब्रमण समिति ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिब्रमण समिति। इसकी स्थापना जो है वो सिब्रमण कमेटी की संस्तुति पर 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 12 जुलाई 1982 में हुई थी। वहीं इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है निम्नलिखित में से किस बाजार स्थिति में फर्म आपस में मूल्य निर्धारण और उत्पाद निर्णय में आत्मनिर्भर होती है। तो यह जो होता है वो अल्पाधिकार में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पाधिकार में। और कुर्नो जो था वो 1838 में सर्वप्रथम अल्पाधिकारी बाजार सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह मुद्रा जो या तो बेहतर आय या प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण एक देश से दूसरे देश में शीघ्रता से प्रवाहित होते हैं वो क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है गर्म मुद्रा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गर्म मुद्रा। देखिए, जिस मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग अधिक हो उसको गर्म मुद्रा कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अभी डॉलर ले लीजिए। फिर अगर ठंडी मुद्रा की बात कीजिएगा तो जिस मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग कम हो और सरलता से उपलब्ध हो जाए उसको ठंडी मुद्रा कहा जाता है। एक यहाँ अच्छा मुद्रा से एक याद रखिएगा, ग्रेसम का नियम, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये ग्रेसम का जो नियम हो है वो यह कहता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में बुरी मुद्रा जो है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर निकाल देती है। आगे कह रहा है कि पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो पगमार्क तकनीक का प्रयोग जो है वो किया जाता है विभिन्न वन्य जंतुओं की संख्या के आकलन के लिए। पगमार्क एक्चुअली होता क्या है, पगमार्क पैरों के निशान के लिए बोला जाता है। आगे कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई, बिल्कुल सही है। क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबंधित है, ये गलत है। क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि था जिसमें ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया था और इसी संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध किया है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। फिर कह रहा है मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है, ये बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर अच्छा कह रहा है मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है, ये भी गलत है। सर ये सही है, यहाँ सही। एक सेकंड रुक जाइए। पूछ रहा है क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई, बिल्कुल सही है। कह रहा है क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबंधित है, ये बिल्कुल गलत है।
फिर कह रहा है मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है, ये भी गलत है। तो यानी सही सिर्फ हो गया पहला, तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि भारत में यूरो मानदंड किस वर्ष से लागू हुआ। तो भारत में यूरो मानदंड जो है वो 1 जून 1999 से लागू हुआ है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जून 1999। यूरो में 4 वायु प्रदूषक पदार्थों में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड और धूल कण का समावेश जो है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। कह रहा है पृथ्वी आयोग, दौर्थ कमीशन एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को बनाने की मंजूरी भारत सरकार ने किस वर्ष में दिया था। तो यह जो हो 9 मई 2006 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 मई 2006 को। देखिए फरवरी 2006 में महासागर विकास विभाग को महासागर विकास मंत्रालय बनाया गया और फिर 12 जुलाई 2006 को इस मंत्रालय को पृथ्वी मंत्रालय के रूप में पुनः गठित किया गया था। इसके साथ ही 2007 में पृथ्वी आयोग की स्थापना की गई। और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की बात करते हैं तो यह एक वैज्ञानिक मंत्रालय है जिसका जनता के क्रियाकलापों से कोई सीधा संबंध नहीं है। आगे कह रहा IMD यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई। तो ये हुआ 1875 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1875 में। और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है वो IMD वो भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत ही एक कार्य करता है। यह जो है वो मौसम संबंधी अनुमान, मौसम की भविष्यवाणी और भूकंपीय विज्ञान के लिए जिम्मेदार एक प्रमुख एजेंसी है। आगे यहाँ से 78 से मैथ्स के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 3-4 क्वेश्चन हैं मैथ्स के, अप टू 82 तक दिया गया है। इसके जो सॉल्यूशन है वो PDF के लास्ट में अटैच कर दिया गया है। PDF के लास्ट में इसका सॉल्यूशन जो है वो अटैच कर दिया गया है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर PDF ले सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं या पढ़ेगा इंडिया, और वहाँ जो है वो इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और कहना चाहूँगा। आप लोग कमेंट करके एक चीज़ बता दीजिएगा कि ये प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 जो है वो कंटिन्यू करना है कि नहीं, और अगर कंटिन्यू करना है तो मेन चीज़ ये है कि एक्सप्लेनेशन के साथ करना है या फिर विदाउट एक्सप्लेनेशन करना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं। कंटिन्यू करना है तो विथ एक्सप्लेनेशन या विदाउट एक्सप्लेनेशन। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कंटिन्यू विथ एक्सप्लेनेशन या कंटिन्यू विदाउट एक्सप्लेनेशन। चलिए आगे कह रहा है कि सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस IAS अधिकारी ने की थी। तो सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना जो है वो रामचंद्र सिन्हा के द्वारा 1983 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र सिन्हा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वही है, यह किसने कहा था। जगदीशपुर से एक ही आदमी का नाम आप लोगों के दिमाग में आता होगा, वो है वीर कुंवर सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वीर कुंवर सिंह। फिर कह रहा है कि वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला 6000वां रेलवे स्टेशन कौन है। तो वो है हजारीबाग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जेपैड अभ्यास 2021 में किन देशों ने भाग लिया। देखिए जेपैड है क्या, ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसका आयोजन जो है वो रूस के निजनी में हुआ था। वायुसेना का अभ्यास है ये। इसमें मंगोलिया और बेलारूस भाग लिया था, चीन नहीं लिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रेल लिंक जो है वो भारत बांग्लादेश के बीच नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। राधिकापुर बिरोल है, पेट्रापोल बेनापोल है, हल्दीबाड़ी चिल्हाटी ये भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चरण 3 में सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना की क्षमता क्या होगी। तो चरण 3 में यहाँ पूछ रहा है। पहले तो यही याद रखिएगा कि यह परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित है। चरण फर्स्ट में 210 मेगावाट, चरण सेकंड में 172 मेगावाट और चरण थर्ड में 382 मेगावाट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है मेटावर्स क्या है। तो यह क्या है, ये एक्चुअली वर्चुअल स्पेस का एक सेट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चचनामा किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंध से के इतिहास से संबंधित यह एक पुस्तक है। इसके लेखक थे अली अहमद। इस पुस्तक में चच राजवंश के इतिहास और अरबों के द्वारा सिंध विजय का जो है वो वर्णन किया गया है। वहीं अगर चच सिंध की बात करते हैं तो चच जो है वो सिंध में एक ब्राह्मण वंश की स्थापना किया था, और चच के बाद फिर उसका पित्र दाहिर जो है वो राजा बनता है, और फिर दाहिर जो है वो रावर के युद्ध में 712 में मारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पुरातात्विक साक्ष्य जो मिले हैं उसके अनुसार पशुपालन का प्रारंभ जो है वो मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में हुआ था।
इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल में। आगे कह रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित किया गया था, तो यह किया गया था चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। यह बात है 1928 की। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। कहीं कहीं कोई बुक में आपको भगत सिंह भी देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन बीपीएससी जो है वो इसका आंसर चंद्रशेखर आज़ाद माना है, ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है। इससे पहले 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो कानपुर में किया गया था साचेंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। आगे कह रहा है मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? तो राणा संगा को हराया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राणा संगा को खानवा के युद्ध में बाबर के द्वारा हराया गया और जिहाद का नारा दिया गया और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की गई। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं राणा प्रताप की, तो राणा प्रताप से याद रखिएगा हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि 1576 में अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच हुआ। ठीक है। वहीं अगर उदय सिंह की बात करते हैं तो उदय सिंह मेवाड़ के शासक और उदयपुर शहर के संस्थापक थे और ये राणा संगा के चौथे पुत्र थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय जो है वो किसको दिया जाता है? तो यह दिया जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और अस्थायी बंदोबस्त के जनक जो है वो जॉन सोर को माना जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रेल के दक्षिण मध्य मंडल ने पहली बार लंबी दूरी की किस दो मालगाड़ियों का सफलतापूर्वक परिचालन किया है? तो उसका नाम है त्रिशूल और गरुड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिशूल और गरुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सौर ऊर्जा का क्या स्रोत होता है? तो सौर ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। देखिए सूर्य के केंद्र में 4 हाइड्रोजन नाभिक जो है वो संलयित होकर हीलियम नाभिक बनाते हैं, जिसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पादन जो है वो होता है। आगे कह रहा है कि धातु के खोखले ठोस आवेशित गोले के पृष्ठ से केंद्र की ओर जो है वो सभी जगह शून्य रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी जगह शून्य रहता है। आगे कह रहा है कि लेजर का मूल आधार क्या है? देखिए लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। स्टिमुलेटेड एमिशन का मतलब क्या होता है? प्रेरित उत्सर्जन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेरित उत्सर्जन। और इसका आविष्कार जो है वो थियोडर मैनन के द्वारा 1960 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी गैस जो है वो कृत्रिम श्वसन में प्रयोग की जाती है? O2, हीलियम, N2। तो ये तीनों किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि CaOCl2 की विरंजन क्षमता का कारण क्या है? तो इसका विरंजन क्षमता का कारण है नवजात ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए CaOCl2 क्या होता है? ये ब्लीचिंग पाउडर होता है, जिसका उपयोग जो है वो जल को कीटाणुनाशक बनाने में किया जाता है। साथ ही साथ कपड़ों के ड्राई क्लीनिंग में भी ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग जो है वो किया जाता है। बिरंजक चूर्ण की अगर बात करते हैं तो बिरंजक चूर्ण का उपयोग जो है वो क्लोरोफॉर्म के निर्माण में किया गया है और बिरंजक चूर्ण का उपयोग जो है वो न सिकुड़ने वाले ऊन बनाने में भी इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ यह प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 4 का सीरीज जो है वो आप लोगों को कंटिन्यू करना है कि नहीं ये भी बता दीजिएगा, और विथ एक्सप्लेनेशन करना है या विदाउट एक्सप्लेनेशन करना है ये भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका PDF चाहिए तो आप PDF के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं या पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसका PDF जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है, जिसके लास्ट में आंसर भी अटैच कर दिया गया है और मैथ्स के सॉल्यूशन भी अटैच कर दिए गए हैं। क्लियर है। चलिए, तो वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।